अच्छा, मैंने आप लोगों को ना, जितने स्टूडेंट्स पहले से आ रहे हैं उनको तो मैंने ये बात बताई थी कि इसमें इस क्लास में होता ये है कि यू पीपल विल गेट अ वर्कशीट और आपको वो वर्कशीट पहले खुद से सॉल्व करनी पड़ेगी। यू डोंट हैव टू वेट फॉर मी कि आप वेट करेंगे कि मैं जब आऊँगा तो फिर मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। तो ये वर्कशीट ऐसी होती ही नहीं है जिनमें इतनी कोई डिफ़िकल्टी लेवल ऐसा हो कि आप मेरा वेट करें। जब तक कि आप चीज़ों को खुद से सॉल्व करना नहीं स्टार्ट करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वर्कशीट्स में भी वही आएगा, तो ये इससे बड़ी कोई बेवकूफ़ाना बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो फिर आप लोग की जो प्रिपरेशन नहीं होगी, ये तो बस ये होगा कि आपको हम अच्छे लगेंगे बस कि हाँ यार ये तो वर्कशीट्स अच्छी हो रही हैं, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो ऐसा, और अच्छे मार्क्स किसी गलत मीन्स से लाना वैसे तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता कि एंट्री टेस्ट में ऐसा कुछ होगा कि आप किसी गलत मीन्स से अच्छे मार्क्स ले आए। हम सबसे, क्योंकि सीनियर क्लास होती है ना ये वाली एप्टीट्यूड की, और फिर उसके बाद ये मसला होता है। एक्चुअल मसला क्या है, लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था आपसे। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हम में से ऐसे हैं जिनका होगा कि यार वो इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं। ठीक है, हो सकता है कि इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी का हो कि यार इनमें से किसी यूनिवर्सिटी में जाना है। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? तो सही है। या फिर हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने ये सोचा हो कि हम लोग जो है वो जाएंगे इनमें से किसी यूनिवर्सिटी में। ऐसा भी एक पॉसिबिलिटी है, आप सोचें कि यार हमारी जो फील्ड है वो इनमें से किसी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, तो हम लोग इनमें से किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने कुछ ऐसा सोचा हो। सही है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अब मसला सारा ये है कि ऑल ऑफ अस आर गेटिंग द सेम इनपुट्स। ठीक है, सब लोग जो है वो हमारे पास सेम इनपुट मिल रहा है। सेम इनपुट का मतलब है कि सेम टीचर्स और ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से हम सबको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वी आर गेटिंग डिफरेंट आउटपुट्स। वी विल गेट डिफरेंट आउटपुट्स ऑब्वियसली। मतलब सारे स्टूडेंट्स को सेम आउटपुट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन इनपुट बट इट मोर डिपेंड्स ऑन द प्रोसेसर, प्रोसेसिंग जो है ना आपकी, इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आप चीज़ों को प्रोसेस कैसे कर रहे हैं। अभी इस वक्त आप में से बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनके जहनों में डिफरेंट बात चल रही होगी। अगर आप लोगों में से किसी के जहन में हर क्लास के अंदर ये बात चल रही होती, जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन हुआ कि सेकेंड ईयर और एप्टीट्यूड साथ में कैसे। इसी तरीके से एक क्वेश्चन होता है कि हम लोग जो है वो इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन कैसे होगा। तो व्हेन योर हाउ इज़ क्लियर, वाई इज़ ईजियर टू आंसर। अपने वाई को आंसर आप खुद कर सकते हैं अगर आपका हाउ स्ट्रांग है। हाउ मतलब करना क्यों है, ये सोच लेना। आपने ये चीज़ इन में से किसी यूनिवर्सिटी में जाना क्यों है आपका, सिर्फ इतना आप अगर अपने जहन में बना लेंगे ना, तो फिर आपको बहुत आसान हो जाएगा चीज़ों को सॉल्व करना, चीज़ों की प्रिपरेशन करना, सेकेंड ईयर एप्टीट्यूड साथ में करना। ठीक है, ये अच्छे स्कोर्स लाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। और अगर आपका वाई क्लियर नहीं है ना, तो खुदा ना खास्ता आपका सेकेंड ईयर भी गिरता है और फिर आपके एप्टीट्यूड के मार्क्स भी गिरते हैं। यानी हम में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इसी साल यूनिवर्सिटी की क्लासेस में बैठे हुए होंगे। इसी साल आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो अगले साल दोबारा प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में इनपुट का डिफरेंस नहीं है, प्रोसेस का। दैट्स वाई वी ऑल आर गेटिंग डिफरेंट आउटपुट। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने ये जो है ना हमारा वाई, ये स्ट्रॉन्ग करना है कि भाई करने कोई भी चीज़ है, कहीं पे भी एडमिशन लेना है, लेना क्यों। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों से आई थिंक पूछा था, किसी और क्लास में पूछा था कि अगर आपने एनईडी में जाना है, डाउ में जाना है, किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाना है, यानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाना है, तो जाना क्यों है? एक कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। सही है, तो उसमें शायद आपकी क्लास में पूछा था, तो एक जवाब ये भी आया था कि एक दो आप लोगों ने आंसर किया था, फिर मैंने बताया था कि आप लोग के अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि मुझे पब्लिक यूनिवर्सिटी में इसलिए जाना है क्योंकि मुझे फीस बचानी है। ठीक है, मेरा मेजर पर्सपेक्टिव यही था। आप ये नहीं कह सकते कि एनईडी की पढ़ाई जितनी अच्छी है ना सर सैयद की नहीं है, ऐसा नहीं होता, ये नहीं कह सकते आप, क्योंकि इट वेरीज फ्रॉम फील्ड टू फील्ड। मैंने खुद ही ऑब्जर्व किया, मेरे कुछ दोस्त थे
जो सर सैयद में थे, इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे थे, तो हमारा एक सब्जेक्ट था इलेक्ट्रॉनिक्स का, इंडस्ट्रियल समथिंग नाम था उसका। मैंने उन टीचर से पूछा कि हमारे जब भी कोई कंपटीशन होता है तो एनईडी क्यों नहीं जीतती। एनईडी जो है ना वो उसमें जीत जाती है, जो वर्बल कॉम्पिटिशन होते हैं, क्विज कॉम्पिटिशन होते हैं। मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन रोबोटिक्स वाले क्यों नहीं जीतती या प्रोग्रामिंग वाले क्यों नहीं जीतती। तो उन्होंने बोला कि हम लोग थियोरेटिकली ज़्यादा अच्छे हैं फिलहाल, और वो लोग प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये एक बड़ा मेजर डिफरेंस था। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि वो बेकार है और हम अच्छे हैं, ठीक है। और ये मैंने एक कंपैरिजन किया आपसे। तो आप ये नहीं कह सकते कि यार कोई यूनिवर्सिटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है, आपके पास बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रीजन होने चाहिए। एक प्रेस्टेज की बात तो होती है, और दूसरी बात एक और, अच्छी बुरी नहीं, किसके पास आउट्स मार्केट में ज़्यादा हैं। आप कंसिडर कर लीजिए कि आप किसी भी एक यूनिवर्सिटी के पास आउट हैं और अब आप ऐसी पोजीशन पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं कि आप किसी को हायर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अपनी एग्जांपल आपको देता हूँ कि मेरे पास जब भी कोई रिज्यूमे या सीवी आता है, मुझे अगर आगे कहीं पे फॉरवर्ड करना होता है या फिर मुझे खुद उसका इंटरव्यू कंडक्ट करना होता है, तो अगर उसका ताल्लुक मेरे बैकग्राउंड के इंस्टीट्यूशन से होता है, मेरे किसी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी से होता है, तो मुझे अगर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं भी होती तब भी मैं बुला लेता हूँ, बातचीत करने के लिए तो एटलीस्ट बुला लेता हूँ, ठीक है। और फिर मैं याद रखता हूँ, अपने पास मेंशन करता हूँ कि यार इसको बुलाना है। क्यों करता हूँ ऐसा? पहला अटेम्प्ट में मैंने उसको बुला लिया, क्यों बुला लिया? उसके सीवी में उसके रिजल्ट्स थे नहीं, रिजल्ट्स नहीं थे। उसके सीवी में कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी का नाम था नहीं, उसकी सीवी में उस यूनिवर्सिटी का नाम था जिसका मैं भी हूँ, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि लॉबी स्ट्रांग होती है मार्केट, और ये काम करती है, ठीक है। अगर आप खुद भी थोड़े बहुत टैलेंटेड हो तो, अगर आप खुद टैलेंटेड नहीं, आपको पता ही नहीं क्या कब कैसे करना है, तो फिर तो बेकार है। मतलब मैं बुला तो लूंगा लेकिन मैं रखूंगा नहीं आपको। अगर आपका और मेरा इंस्टीट्यूशन सेम होगा तो मैं आपको बुलाऊंगा ज़रूर, लेकिन मैं आपको रखूंगा नहीं। रखने के लिए तो मुझे आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान तो नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये तो बात की बात है। लेकिन पहले सबसे पहली चीज़ जो आपने जहन में बनानी होती है वो बनानी होती है कि फील्ड कौन सी है, 1 2 3। फिर उसके बाद हम ये बनाते हैं कि इन फील्ड्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है, 1 2 3। ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए हमारा, ये पहले से सोचना चाहिए। फिर उसके बाद आपको खुद ब खुद आप देखिएगा जो सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहे थे वो समझ में आने लग जाएंगे। क्योंकि भाई पूरी क्लास में अगर फॉर एग्जांपल किसी क्लास में 20 बच्चे हैं और उनमें से एक को समझ में आ रहा है, 19 को नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है उस एक को कैसे समझ आ रहा है, उससे पूछो। कहीं और से पढ़ रहा है, बोला नहीं उसी क्लास में पढ़ रहा है, उसी टीचर से पढ़ रहा है, तो उस एक को कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि उसका वाई क्लियर है, उसको पता है भाई मुझे पढ़ना है, टीचर अच्छा हो या बुरा हो जैसा भी हो मुझे पढ़ना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को बोलें कि यार इस टीचर से पढ़ के मुझे समझ में नहीं आ रहा, इन टीचर का कोई पढ़ा हुआ बच्चा किसी यूनिवर्सिटी में आज तक पहुंचा भी है, अगर पहुंचा है तो हमें क्यों नहीं आ रहा समझ में, यार हमें भी आना चाहिए। तो फिर बात घूम फिर के अपने ऊपर आएगी, यार हम खुद क्यों नहीं गौर कर रहे। किसी भी क्लास में आपको कोई बात समझ में ना आ रही हो, आप गौर करिएगा। ह्यूमन नेचर, मतलब ह्यूमन नेचर नहीं, स्टूडेंट नेचर है कि वो उस क्लास में पीछे से पीछे जाता रहता है। जब समझ में नहीं आ रहा तो आगे जाना चाहिए पीछे, मतलब आगे जाके और गौर करना चाहिए ना, और फोकस्ड होना चाहिए। तो मैंने तो ये गौर किया अपनी क्लासेस में कि पूछता ही वो है जो ऑलरेडी अच्छा पढ़ रहा, और जो ऑलरेडी अच्छा नहीं पढ़ रहा, जिसको इतनी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, वो पूछ भी नहीं रहा, वो और पीछे जाता जा रहा है, क्योंकि उसने आसानी ढूंढ ली है, समझ नहीं आ रहा। तो अब इस केस में तो नुकसान आपका अपना होना है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स का प्रॉब्लम होगा, अपनी पसंद की फील्ड नहीं मिलेगी, और ये लाइफ का बहुत बड़ा एक सक्सेस भी होता है, आपकी लाइफ भी होती है, आपने फिर उसी के ऊपर चलना होता है, उसी फील्ड के साथ चलना होता है, और बड़ा डिप्रेशन भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें अभी से प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये सारी प्रिपरेशन भी करनी चाहिए, इंस्टेड कि हम सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोगों को इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर करना चाहिए कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में और कौन सी फील्ड में जाना है। और मेरे पास एक केस आया काउंसलिंग का पिछले हफ्ते, तो उन्होंने मुझसे बात की कि एक स्टूडेंट ने ही खुद बात की उसने, और उसने बोला कि मैं एक यूनिवर्सिटी में गया, उस यूनिवर्सिटी में मैं एक पर्टिकुलर फील्ड में मैंने एडमिशन लिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आजकल चल रही है, तो मैंने उसमें एडमिशन ले लिया। और हमने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इतनी कंप्यूटर्स तो नहीं पढ़ी थी, मैंने फील्ड का नाम ही बता दिया आपको, इतनी कंप्यूटर्स तो नहीं पढ़ी थी जितनी कि उसके अंदर आ रही है, यूनिवर्सिटी में आ रही है। तो बस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो निकाल लिया था किसी तरीके से, लेकिन यूनिवर्सिटी में इतनी चीज़ें आई कि वो मुझसे फर्स्ट सेमेस्टर तो हुआ ही नहीं, तो मैंने अब यूनिवर्सिटी छोड़ दी, ठीक है। यानी अपना सेमेस्टर फीस करवा दिया, वापस जा सकता हूँ, लेकिन मैं करूँ क्या, मुझे ये आपसे पूछना है।
तो मैथ्स मेरी स्ट्रांग नहीं है, कंप्यूटर मैंने इतनी पढ़ी नहीं, लेकिन मैं चला गया कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में तो 70% मैथ्स है, ठीक है, कंप्यूटर तो 30% ही होगी, 70% तो मैथ्स है कंप्यूटर साइंस। तो अगर आपकी मैथ स्ट्रांग नहीं है तो कंप्यूटर साइंस में जाने का फायदा ही नहीं, चाहे वो आगे जाके फील्ड फ्लरिश करे, कुछ भी करे, आप तो नहीं कर रहे ना फ्लरिश उसमें, ठीक है। तो इसीलिए आपने उसको उसमें जाना ही नहीं चाहिए। फिर दूसरी बात उसने की कि फिजिक्स भी कोई खास मेरी इतनी ज़्यादा अच्छी स्ट्रांग नहीं है। तो अब आप खुद आइडेंटिफाई करें कि उस स्टूडेंट के साइंस के सब्जेक्ट्स ही जब स्ट्रांग नहीं है तो फिर उसको साइंस में जाना ही नहीं चाहिए। अब हमने इतना मैंने उससे बोला कि वाई यू आर नॉट गोइंग फॉर एनी मैनेजमेंट फील्ड, तो कह रहे हैं क्योंकि हमारे घर पे एक बात हुई थी, हम सब घर वाले बैठे थे, मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि मैनेजमेंट की तरफ नहीं जाना। मैंने कहा वो मीटिंग जो हुई थी ना आप लोगों का, आप सारे इंटेलेक्चुअल्स में मीटिंग हुई थी, उसमें कोई वजह तो बताई होगी ना कि भाई आपने क्यों नहीं जाना, तो वजह कोई नहीं। तो जो चीज़ हमारे यहाँ फेमस हो जाती है हम उसके अंदर बहुत ज़्यादा जाने लग जाते हैं, और जो चीज़ जो है वो हम डिग्रेड करने लग जाए बिला वजह बेफजूल में, उसको फजूल का हम डिग्रेड ही करते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें सब चीज़ों के हर फील्ड के प्रोज एंड कॉन्स पता होने चाहिए, और जो बस मार्केट में मशहूर है ज़रूरी नहीं आप भी वही करते रहें। आपको बस ये पता होना चाहिए मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, आपको कौन सी फील्ड सूट करेगी, आप आगे जाके क्या करेंगे, ये आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए। अब आप कहीं से भी पढ़ेंगे, कहीं से भी प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन अगर आपके जहन में ये क्लियर नहीं है तो फिर सब बेकार है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में, पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, लेकिन आपको ये क्लियर नहीं है कि आपको किस फील्ड में जाना है, तो भी बेकार बात है, क्योंकि आप पूरे ज़िंदगी गलत फील्ड पढ़ेंगे और आगे जाके गलत फील्ड में काम करेंगे। या नहीं कि अपना एम आपने अचीव भी कर लिया फिर भी खुश नहीं, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उसमें मजा ही नहीं आ रहा। तो भाई कमिंग बैक, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके आपने सोचना है इसके ऊपर। और जो बात मैं अभी आप लोगों से कर रहा था वो इस बेसिस पे कर रहा था कि अच्छा, आई होप कि आप लोगों ने ये जो वर्कशीट आप लोगों को मिली है इसमें से कुछ क्वेश्चंस, या हो सकता है कुछ बच्चों ने सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हों। इसमें जो क्वेश्चन हैं वो लेटर सीरीज़ और नंबर सीरीज़, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन से थोड़े थोड़े से क्वेश्चन हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों ने कर लिया हो, पहला जो हमारे पास मौजूद है, पहला जो है वो हमारे पास क्या है, 2, 6, 12, 20 और 30। तो क्या आएगा इसमें, 42। कैसे, क्या ऐड हो रहा है इसमें, क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 4, 6, अच्छा ठीक है, तो ये मल्टीपल्स ऑफ 2 आ गए। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है, 5, 10, 20, 40, नेक्स्ट क्या आएगा, 80। अच्छा ये कैसे हो गया, 2 के मल्टीपल्स है, मल्टीपल्स ऑफ 2 है, ठीक है। इसमें कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ये नामों से परेशान नहीं होइएगा, ये इंजीनियरिंग वालों को मालूम है या कंप्यूटर साइंस वालों को मालूम है, ये सारी चीज़ें नहीं अप्लाई करनी है इसमें, ठीक है। ये सिंपल बाय ऑब्जर्वेशन सॉल्व करना है, सही है भाई। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है 3, 7, 15, 31 और फिर नेक्स्ट क्या होगा, 60, 63 कैसे आया, मल्टीपल्स तो नहीं है यार, सही है। अच्छा ये यहाँ पे मैं ज़रा लिख भी लूँ, मैं भूल जाऊँगा भाई, आप लोग जो बता रहे हैं, 3 + 3 6, अच्छा +1 7, फिर
अच्छा, तो ये भी हो सकता है कि आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि 3 इंटू 2 6, ठीक है, 6 प्लस 1 7। इसको हम ज़रा जूम कर लें पहले। अच्छा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 6, 6 प्लस 1 7, 7 टू द 14, 14 प्लस 1 15, 15 टू द 30, 30 प्लस 1 31, 31 मल्टीप्लाई बाई 2 विल बी 62, 62 प्लस 1 63। तो इसको इस तरह भी हम लोग जो है वो समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ क्या कर रहे हैं हम लोग। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, तो ये आ गया। फिर 7 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, ये आ गया हमारे पास। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, फिर 31 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1। सही है भाई। अच्छा, आप लोगों को साथ साथ ये भी बता दूं कि हम लोग जनरल मैथ्स में जो चीज़ें पढ़ रहे होते हैं वो उसकी जो वर्कशीट्स वगैरह भी मैं प्रिपेयर कर रहा होता हूँ या टॉपिक्स जो बता रहा होता हूँ, इनमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो SAT से रिलेटेड भी होते हैं। SAT क्या होता है? SAT एक टेस्ट है जो कि अगर आपको बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है तो आपके लिए मैंडेटरी होता है कि आप SAT करें। आइल्स और टॉफल के बारे में सब जानते हैं आइल्स के, लेकिन SAT के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो जैसे आप यहाँ के एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं वैसे ही SAT होता है, और SAT तकरीबन हर 2 महीने बाद हो रहा होता है। यानी आप यहीं पे रहते हुए SAT के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं, और ऐसी एक रैंडम अटेम्प्ट भी आप कर सकते हैं। मतलब आप सिर्फ एक मैं आपको बुक सजेस्ट कर दूंगा, वो बुक अगर आप बाय करेंगे, और बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे, ठीक है, ऑलरेडी अपनी क्लासेस में आप पढ़ रहे होंगे, और कुछ जो एक्स्ट्रा होंगे वो आप अपने टीचर्स से जो है वो पूछ भी सकते हैं एक्स्ट्रा टाइम में। तो ये होगा कि आप जो है एक आप SAT के अटेम्प्ट दे सकते हैं। अच्छा, अब SAT के अटेम्प्ट में क्यों दूँ, मैंने तो बाहर यूनिवर्सिटी में जाना ही नहीं है। तो SAT के जो स्कोर्स हैं वो करंट आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें भी एक्सेप्टेबल, यानी कि अगर आपका स्कोर अच्छा हुआ उस यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली हुआ तो वो यूनिवर्सिटी आपका जो टेस्ट है वो एग्जाम्प्ट कर देगी, यानी उस यूनिवर्सिटी का टेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा, SAT के बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अच्छा भाई, नेक्स्ट आगे देखें। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? 1 4 9 16 25। ये तो स्क्वायर्स है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा 1 मिनट, अब हम क्या करते हैं कि हम लेटर सीरीज के ऊपर चलते हैं, और लेटर सीरीज करने के लिए ना मैंने आपको भी रिकमेंड यही किया था कि आप अपनी रफ शीट के ऊपर पहले सारे लेटर्स लिख लीजिएगा। क्योंकि ना इससे ये लिखने से ही हो जाता है कि आपके पास हो सकता है कोडिंग डी कोडिंग के भी सवाल आएँ, और कोडिंग डी कोडिंग के क्वेश्चंस जो है ना वो हमारे पास इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं तो लास्ट टाइम का जो MD कैट हुआ था उसके अंदर भी आए थे, और ये कोई 2-3 क्लासेस पहले मैंने पास पेपर के क्वेश्चंस डिस्कस भी किए थे स्टूडेंट्स से, ठीक है, बराबर वाली क्लास में ले जाके उनको बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है पिछली बार आए थे रिलेटेड टू कोडिंग डी कोडिंग, ठीक है। तो उसको उन क्वेश्चंस को कोडिंग डी कोडिंग क्या होता है, जैसे एक वर्ड है उसको उन्होंने जो है ना वो कोड किया है, ठीक है। जैसे एक वर्ड है न्यूटन, एक वर्ड है तो उसको कोड किया है इस तरीके से, कोई एक जो है ना उसको बिगाड़ दिया है, अल्फ़ाबेट्स आगे पीछे कर दिए, तो फिर दूसरा वर्ड दिया, बोला इसको किस तरह कोड कर सकते हैं, इसको कहते हैं कोडिंग डी कोडिंग, ठीक है। तो वो वाले क्वेश्चंस भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहता है कि आप अपने पास सारे नंबर्स लिख लें, और फिर नंबर्स के सारे लेटर्स लिख लें, और लेटर्स के ऊपर इस तरीके से नंबरिंग कर लें। अच्छा भाई, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका जो पेपर है इंशाल्लाह जो है आपका MD कैट का आएगा या NED का आएगा या किसी भी और यूनिवर्सिटी का आएगा, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका वो फर्स्ट अटैम्प्ट अच्छा हो,
तो आपको ये करना चाहिए कि उससे पहले किसी न किसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट ज़रूर देना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट तो आ ही रहे हैं, फॉर्म्स भी आए हुए हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़, एक आध यूनिवर्सिटी का टेस्ट तो होने वाला है, तो आप लोगों को ये मालूमात भी रखनी है और यूनिवर्सिटी में अप्लाई ज़रूर करना है। अगर आप रुके रहें कि नहीं जिस यूनिवर्सिटी में जाना है बस उसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देंगे, तो ये बड़ी एक डेंजरस बात हो जाती है। उसकी वजह ये है कि जैसे कि आप लोगों के प्री बोर्ड के एग्ज़ाम्स आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए, वैसे ही आप लोगों की जो वर्कशीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगी, हेल्प करेंगी लेकिन बहुत ज़्यादा। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपको किसी न किसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना चाहिए, फिर आपको अंदाज़ा होता है। अच्छा भाई, अब देखें हमारे पास नंबर 6 पे क्या लिखा हुआ है। नंबर 6 पे हमारे पास लिखा हुआ है, हमें बताना है A C E G, इसके बाद हमें बताना है क्या इसमें हो रहा है। एक छोड़ के आ रहे हैं, एक लेटर छोड़ के आ रहे हैं, सही है। अच्छा, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये भी आप देखें, हो सकता है आपका जो अपना आइडिया हो वो डिफरेंट हो और जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो डिफरेंट हो, तो आपने किस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, आपने कौन सी मेथडोलॉजी को एक्सेप्ट करना है जो क्विक हो, जल्दी हो जाए और जो आपको भी आसान लगे, ठीक है, उसी को आपने एक्सेप्ट करना है। अगर आपका तरीका आपको समझ तो आ रहा है लेकिन वो लेट करवा रहा है तो फिर उसको नहीं फॉलो करना, लेट नहीं करना आपने। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंट्री टेस्ट में टाइम कॉन्स्टेंट टेस्ट देना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, कि आप जो है वो कम टाइम में पूरे टेस्ट अब अगर आप देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके 100 मार्क्स का टेस्ट है और उनको ओरिजिनली अगर 2 घंटा आपको मिलता है तो आपको उसको 1.5 घंटे में कंप्लीट करना सीखना है। ठीक है, ये इसकी वजह ये नहीं कि वहाँ पे आपने उसको 1.5 घंटे में कर लेना, बस इसकी वजह ये होती है कि आप एक MCQ को जल्दी जल्दी सॉल्व करना सीख जाए। अच्छा भाई, इसमें इसका क्या आंसर है? P। अच्छा, किस तरह? सही है, फिर 2 लेटर्स तोड़े, के बाद 1 2 3 4, सही है। ठीक है भाई, किस तरीके से हुआ ये? Z के बाद आपने Y छोड़ा, क्या आ गया? X के बाद W छोड़ा, क्या आ गया? V के बाद U छोड़ा, क्या आ गया? T के बाद S छोड़ा, क्या आ गया? R। इसका क्या आंसर है? अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुझे जो नंबर इज इंक्रीज बाय 10%, देखें नंबर इज इंक्रीज 13 वाला देखें, 13 वाला देखें। और ये जो बीच में नहीं कह रहे हम, अगर ये इनमें से किसी में आपको प्रॉब्लम होगा तो आप आफ्टर क्लास मुझसे पूछ सकते हैं। अ नंबर इज इंक्रीज बाय 10%, तो मैंने आपको बताया 100 इज़ आवर बेंचमार्क। ठीक है, ये मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि 100 जो है वो हमारा बेंचमार्क होता है अगर हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, सॉरी अगर हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर अगर लॉस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अभी इसमें किस चीज़ की बात हो रही है? प्रॉफिट की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये कितना प्रॉफिट है? 10%, यानी कि हम लिख देंगे 110। 100 में 10 ऐड किया तो क्या आ गया? 110। इसको डिवाइड करेंगे 100 से, ये परसेंटेज का 100 है। ठीक है, एंड बिकम, अच्छा, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10%। अब वो कौन सा नंबर है हमें नहीं पता, लेकिन जब उसको 10% बढ़ाया तो वो कितना हो गया? 220 हो गया। यानी एक नंबर है, हमें नहीं पता वो कितना है, उसका 10% जब उसमें इंक्रीज किया तो कितना बन गया? 220। तो ये इसकी इक्वेशन बन गई। अब वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x।
तो ओरिजिनल नंबर कितना है 200। अच्छा भाई देखें, उसके बाद हमारे पास जो है वो आप देखें, अगर हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला क्वेश्चन, हाँ, डिवाइड 150 इन द रेशियो 2:3, ठीक है, ये कौन सा है 17 में लिखा हुआ है डिवाइड किसको करना है 150 को करना है इन द रेशियो 2:3। तो इसके अंदर हमारे पास जो सम है वो कितना आ जाएगा, सम ऑफ रेशियोज कितना हो जाएगा 5, और हमें क्या करना है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो शेयर हमारे पास होगा वो किस तरीके से निकलेगा, पहला रेशियो कितना है 2, टोटल रेशियो कितना है 5, और जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कितना है 150, तो कितना आ गया 60। और सेकंड शेयर को निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकंड शेयर हमारे पास किस तरह निकलेगा, सेकंड रेशियो है 3, टोटल रेशियो है 5, और टोटल अमाउंट कितना है 150, तो कितना आ गया 90, तो 60,90। अच्छा, अब जो है वो लास्ट वाला 20 वाले का क्या आंसर आ रहा है, ट्वेंटी वाले में आप ये देख सकते हैं कि जो 7:9 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि सम कितना आ गया, सम आ गया 16, और इसमें जो सम ऑफ 2 नंबर्स लिखे हुआ है वो कितना लिखा हुआ है 64। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, सम ऑफ रेशियो मैंने लिखना है यहाँ पे, सम ऑफ रेशियो कितना है 16, और जो सम हमारे पास नंबर्स का सम लिखा हुआ है वो कितना है 64। तो ये जो है वो अगर मैं इसमें एक पार्ट निकालना चाहूँ तो किस तरह निकाल सकता हूँ, अगर वैल्यू ऑफ 1 पार्ट निकालना चाहूँ, तो वैल्यू ऑफ 1 पार्ट निकालने के लिए मैं ये करूँगा कि 64 को डिवाइड कर देता हूँ 16 से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। तो हमारे पास जो है वो एक वैल्यू की, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो इसका मतलब ये कि लार्जर नंबर का जो रेशियो है वो कितना होगा, लार्जर नंबर का रेशियो होगा 9 मल्टीप्लाई बाय एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36। ठीक है, तो अब इसमें हमने कुछ MCQs तो डिस्कस कर लिए, बाकी अगर इनमें से कोई ऐसे MCQs हैं जो सॉल्व ना हुए हो तो फिर वो आफ्टर द क्लास आप लोग पूछ सकते हैं।